हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी क्वेश्चन सॉल्व की क्लास में। आप लोग आज जो 10th का पेपर दे करके आए हो वो मेरे हिसाब से मान लो बहुत अच्छा पेपर था। अगर बच्चे ने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ लिया होगा तो अच्छा ही पेपर किया होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आए होंगे, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, लेकिन ज़्यादातर सरल ही है पेपर। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो जो बादल की मृत्यु ये एक एकांकी है और ये राम कुमार वर्मा की सबसे पहली आधुनिक एकांकी मानी जाती है। ठीक, ये सबसे पहली एकांकी हिंदी साहित्य में लिखी गई थी जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा सही ऑप्शन है वो बी हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हुई थी? मतलब वो कौन सा लेखक है जिसकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुई थी? तो वो है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये तो परसों वाली क्लास में ही, कल वाली नहीं परसों वाली में डिस्कस हुआ ही था कि शेखर एक जीवनी की विधा क्या है। उसमें था विधा, तो विधा उपन्यास थी और इसके जो लेखक हैं वो कौन थे? वो अज्ञे थे। ठीक, तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है वो सी है। चौथा है हमारा, अरे यायावर रहेगा याद की विधा है। मतलब जो अरे यायावर रहेगा याद की जो विधा है वो यात्रा साहित्य है। यायावर माने होता है एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने वाला। ठीक, अगर हमें यायावर शब्द पता होता तब भी हम कह लेते ये यात्रा साहित्य है। तो इसका हो जाएगा अरे यायावर रहेगा याद। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा कौन सा? वो होगा आपका यात्रा साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपका जो ये वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखित या लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा भाग है जो इनके द्वारा लिखे गए? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, लेकिन कौन सा भाग इनके द्वारा नहीं लिखा गया है? मतलब उनके 4 भाग प्रकाशित थे, 4 में कौन सा नाम नहीं है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इनका ही है। नीड़ का निर्माण फिर इनका ही है, बसेरे से दूर भी इनका ही है, लेकिन जो इनका नहीं लिखा गया है वो है मेरी आत्म कहानी। कौन सा है? मेरी आत्म कहानी। ठीक, जो सही हो जाएगा वो होगा मेरी आत्म कहानी। तो आपका जो सही आंसर है वो है मेरी आत्म कहानी। ठीक, कौन सा है? मेरी आत्म कहानी। पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए होता है। नेक्स्ट देखो, रीतकाल की जो काव्य भाषा है वो क्या थी? रीतकाल की काव्य भाषा है, तो रीतकाल की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। हमने ये आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इस युग में जो भाषा प्रयोग की गई थी वो कौन सी थी? वो आपकी थी ब्रज भाषा। ठीक, कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। ठीक, नेक्स्ट देखो, कवि भूषण की रचना नहीं है। जो महाकवि भूषण थे उनके द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई है? तो इन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी, 3 में से कौन सी नहीं है? तो इनकी रामचंद्रिका नहीं होगी, क्योंकि रामचंद्रिका केशव दास ने लिखी थी। अगर ध्यान आपने दिया होता तो पता लग जाता कि रामचंद्रिका रचना किसकी है। ये केशव दास की है। ये हमने लिखाया भी था, एक दिन शायद या 2 दिन साहित्य पढ़ाया था, एक दिन पढ़ा पाया था, उसमें हमने आपको बता दिया था रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। तो शिवराज भूषण इन्हीं की है, 36 साल दशक इनकी है, शिवा बावनी भी इनकी है। जो इनकी नहीं है वो है आपकी रचना कौन सी? वो है आपकी रामचंद्रिका। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका रामचंद्रिका। ठीक, नेक्स्ट देखो, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर हुआ है? ठीक, तो द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा था वो पड़ा था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी बच्चे कर देते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कभी भी इसके नामकरण के लेखक नहीं रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका युग द्विवेदी युग पड़ा था। 9वां है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया था? अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कवियों को क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था राहों के खोजकर्ता या राहों के अन्वेषी। ठीक, तो इस प्रकार से 9वां हमारा जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अब जो आपकी लास्ट 10वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? धूप के धान रचना किसकी है? मतलब धूप के धान किसके द्वारा लिखी गई थी? तो धूप के धान रचना है वो गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई है। ठीक, देखो, अब जो नेक्स्ट आपका होगा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपका है
कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, जो करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या है। ठीक, तो सबको पता है ये इसका शोक है, ये तो गलत ही नहीं हो सकता है। अब देखो 12वां क्या कह रहा है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन मानहु सुर सरिता विमल जल दृग उछरत जुग मीन। ठीक, अब यहाँ बच्चे हो सकता है कि अब देखो यहाँ अगर आपका होता कौन सा रूपक होता तो शायद डैश की वजह से कन्फ्यूज होते, लेकिन रूपक ऑप्शन में नहीं है तो आपको एक शब्द ध्यान देना है, मनहु या मानहु, जन जानो मन मानहु, ऐसे शब्द आते हैं तो आपका ऑप्शन सही होता है उत्प्रेक्षा। ठीक, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, 12 का सी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आपका जो ये वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, रोला मतलब किस छंद का उदाहरण है, या रोला छंद का, रोला जो छंद है वो किस कैटेगरी का है, क्या सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, या फिर अर्धसममात्रिक छंद है। जिस किसी भी बच्चे ने पढ़ा होगा तो जानता होगा कि रोला कौन सा है, सममात्रिक छंद है। ठीक, क्योंकि इसके चारों चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, और टोटल भी 48 होती हैं, तो ये सममात्रिक छंद है। चौथा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्ष में उपयुक्त उपसर्ग है। ठीक, क्या अध उपसर्ग है, क्या आपका यक्ष है, या फिर अधि है, या फिर उपयुक्त सभी हैं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका रहेगा अधि, क्योंकि ई का या हो जाता है, यही तो था, आपको पता होगा। हमने अधि क्या किया, अलग कर दिया, फिर हमने यहाँ ई लिख ली, मतलब अधि की ई निकाल ली, अलग लिख दी, और हमने कह दिया अध्यक्ष। क्या किया, अध्यक्ष। ठीक, अब ई का क्या हो जाता है, या यण संधि में यही तो होता, ई का या हो जाता है, ई का हमने या कर दिया और ये हो गया अध्यक्ष। अधिधन नहीं, ये सॉरी, अधिधन अक्ष, यहाँ तक रहता है, ये देखो अधिधन इसका हो जाता है अक्ष। कोई नहीं, ये थोड़ा यहाँ से गलत लिखा हुआ है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दो, लेकिन मान लो ये यहाँ नहीं होता, अधिधन इसका होता अक्ष। ठीक, यहाँ हो जाएगा अक्ष, क्या होगा, अक्ष, अधिधन अक्ष होता। अब ई का इधर क्या हुआ, या हो गया, और फिर से हम यहाँ लिख देंगे अक्ष। ठीक, अब हमने क्या किया, इस धा को जब बनाएंगे तो आधा धा रहेगा, यहाँ या जोड़ लेंगे, अगर इस पास आ होता तो जोड़ लेते, इसलिए अध्यक्ष। अब ये वाला आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये पूरा या हो जाएगा और यहाँ लिख जाएगा अध्यक्ष। इस प्रकार से बनता है हमारा अध्यक्ष। तो जो सही उपसर्ग था वो हमारा कौन सा है, अधि उपसर्ग है। ठीक, देखो तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अधि। 15वां देखो क्या कह रहा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं। अगर कोई भी पद ऐसा हो जो संख्यावाची होता है, मतलब जिसमें संख्या हो और किसी समुदाय का बोध हो, तो किसको, वो किस समुदाय, सॉरी वो किस समास का शब्द होता है, तो वो होता है आपका द्विग का। ठीक, अगर समुदाय का बोध एक बार को नहीं होता तो आपका बहुरी सही हो जाता, लेकिन इसमें उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि समुदाय का विरोध मतलब क्या हो, बोध हो। जैसे आपसे कहा जाए चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह या समुदाय, तभी आपका होगा कौन सा, द्विग। अगर हो जाता 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु जी, तो आपका बहुरी होता। ठीक, लेकिन उन्होंने समुदाय पूछ लिया, इसलिए सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा है, वो है आपका द्विग समास। ठीक, नेक्स्ट देखो 16वां क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वां पूछ रहा है कि जो खीर शब्द है उसका तत्सम रूप क्या होगा। खीर जो शब्द है वो हमारा कैसा तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो क्षीर होता है, क्षेत्र नहीं होता। क्षेत्र का क्या होता है, क्षेत्र का तो खेत होता है। ठीक, अब देखो तो इसका सही कौन सा होगा, 16 का सी होगा। कौन सा हो जाएगा, 16 का सी सही है। इधर देखो तस्मय में विभक्ति और वचन है। ठीक, तो जो तस्मय है वो हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन का होता है। जब भी अ की मात्रा आती है तो अ की मात्रा हमेशा ही चतुर्थी विभक्ति में आती है। ठीक, तस्मय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जो 20वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारा, 18वां क्वेश्चन कह रहा है जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उसे क्या कहते हैं। मतलब कौन सा शब्द है जिससे हमें आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है, तो उन वाक्यों को कौन सा वाक्य बोलते हैं। तो नकारात्मक तो बोलते ही नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं बोलते, संदेहवाचक भी नहीं बोलते, उन्हें विस्मयादिबोधक बोलते हैं, क्योंकि उनसे हमें किसका, विस्मय का बोध होता है। इसीलिए 18 का जो सही होगा वो बी ऑप्शन होता है।
19वां देखो, 19वां बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमने कराया भी है और आप लोगों को शायद, हमें जहाँ तक लगता है कि पता भी होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। 19वां है, रोहन से चला नहीं जाता। ठीक, हमने बताया था अगर हो मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, ऐसा आएगा तो आपका किस में होगा, वो आपका सही ऑप्शन हो जाता है भाववाच्य। ठीक, कहतवाच्य में मोहन चलता है, ऐसा होता है। कर्मवाच्य में मोहन के द्वारा चला जाता है। भाववाच्य आपका हो जाता है मोहन से चला नहीं जाता। ठीक, 20वां देखो, निम्नलिखित में अविकारी शब्द है। अब अविकारी शब्द कौन से होते हैं? वह शब्द जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, मतलब लिंग के साथ, वचन के साथ, काल के साथ अगर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह अविकारी शब्द होते हैं। जैसे बालक का बालिकों, बालिकाओं, ऐसे हो जाएगा। ठीक, बालक, और पुस्तक, पुस्तकों, पुस्तकें, ये बदल जाएगा। पुराना, पुरानी, पुराना, पुराने बदल जाएगा। लेकिन निकट का कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। निकट का निकट, निकट, निकटों नहीं कर सकते हैं, सिर्फ निकट ही रहता है। इसीलिए जो अविकारी शब्द है वो है हमारा निकट। ठीक, आशा करते हैं ये 20 ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। अब देखो जो पहला खंड है वो क्या कह रहा है, पहला खंड पढ़ के देख लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी क्या होती है, उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर बात या अच्छी बात नहीं। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं कि ये किससे लिया गया है। ठीक, अब ये क्वेश्चन उनके आंसर देने हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसमें कह रहा है अच्छी बात, बुरी बात, है ना, अच्छी संगत, साथ। देखो यहाँ साथ हमने ये पहले भी आपको बताया था, किसी में अगर बात आ जाए साथ की, ठीक, या फिर कैसे, मतलब अच्छी संगति की, हमें बुरी बातों का प्रभाव, ऐसे शब्द जब भी बताए जाएंगे तो आपकी किससे होगी, मित्रता नामक पाठ से होगी। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये पूछा किससे गया है। तो इसके क्वेश्चन का जब आपको आंसर देना था तो क्या करना था, यहाँ इन्होंने पूछा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लेखक और पाठ का नाम, तो लेखक तो इसके कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक, लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। और जो चैप्टर है आपका वो है आपका मित्रता। कौन सा है, मित्रता। तो ऐसे हमारा पहला क्वेश्चन सही हो सकता था। दूसरा कह रहे हैं रेखांकित या गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जितने पर लाइन खिंची हुई है आपको उतने की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में आप क्या लिख सकते थे, व्याख्या में आप लिख सकते थे, यहाँ से लाइन खींची गई है और यहाँ तक है, तो आप लिख सकते थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बहुत से लोग संसार में ऐसे होते हैं जिनका अगर हम 1 सेकंड के लिए भी साथ कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि कैसी हो जाती, नष्ट हो जाती है। ठीक, क्योंकि उतने ही बीच में वह ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं, उस समय ऐसी बातें हमारे कानों को सुनाई पड़ती हैं जिनसे हम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, जिनसे हमारी पवित्रता या हमारी जो अच्छाई होती है, पवित्रता हम अच्छाई लिख सकते हैं, जिससे हमारी अच्छाई का नाश हो जाता है। आपकी व्याख्या हो गई। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था ज़्यादा। अगर आपको ये पता होता कि ये मित्रता से लिया गया है और मित्रता के लिए आपको साथ, संग ऐसे शब्द पकड़ने थे। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। ठीक, अब आप बताओ कि किस बात का प्रभाव हम लोगों पर जल्दी ही पड़ता है। जो यहाँ लिखा भी है, अगर ध्यान से पढ़ते तो आप कर सकते थे। ये इन्होंने बताया था कि जो कानों में पड़ती हैं चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता नाश हो जाती है। ठीक, और कैसी चीज़ों का, कह रहे बुरी बातों को धारण करने में हमारा जो मन होता है वो बहुत ही जल्दी टिकता है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि कैसे भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा कि कोई भी बुरी बात, कोई भी कैसी, मतलब जो बुरी बात होती है या जो भी गलत चीज़ें होती हैं, जो भी गलत बातें होती हैं, गलत बातों का प्रभाव, ठीक, व्यक्ति पर जल्दी होता है। ठीक, देखो दूसरा खंड किस से लिया गया है,
दूसरा खंड है हमारा, अगर हम पढ़ेंगे तभी हम समझ लेंगे किससे लिया गया। यहाँ कह रहे हैं कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था या तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों का असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। ठीक, ये मानो ये खंड लिया किससे गया। कल भी हमने जब आपको देर रात क्लास ली थी तब भी हमने आपको ये बताया था कि जिस खंड में आपको तरुण, वृद्ध, ठीक, वृद्ध, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, अतीत ऐसे शब्द मिल जाएं तो आप ध्यान रखना कि ये किससे लिया गया है। ये आपका है भारतीय संस्कृति। किससे लिया गया है? ये जो खंड लिया गया है वो है आपका भारतीय संस्कृति का। अगर आपको इतना पता होता कि ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है तो आप सही कर सकते थे। किसका है? भारतीय संस्कृति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? भारतीय संस्कृति से लिया गया है। और इसे लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक, कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अब देखो जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, पहला तो यही है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आपको समझ में आ जाता कि ये तरुण और इसमें किसके, युवा, वृद्धा, बूढ़े लोगों के लिए कहा गया है तो ये किससे लिया गया होगा? ये आपका लिया गया है भारतीय संस्कृति से। तो आप आंसर भी दे सकते थे। पहला क्वेश्चन तो संदर्भ, लेखक आपको पता ही है राजेंद्र प्रसाद, क्वेश्चन भारतीय संस्कृति। रेखांकित अंश की व्याख्या तो वो तो आप लोगों ने कर ही ली होगी। कहाँ से लाइन खींची हुई है? लाइन यहाँ से खींची हुई है। क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी नहीं बेटा, एक सेकंड रुकना। देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये वो क्या भारतीय संस्कृति लिया गया, ये माइंड से उतर रहा था। ये है आपका क्या लिखूं। ठीक, ये कल भी हमने पढ़ाया था। ये खंड 2-3 बार पूछा था हमने कि ये किससे लिया गया है। ये क्या लिखूं से लिया गया है। ठीक, माइंड से स्लिप हो रहा था, हमें ये समझ नहीं आया हम बोल क्या रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि नहीं, जब यहाँ देखा तो हमें ध्यान है नहीं, इससे नहीं है। ये आपका लिया गया किससे? ये है क्या लिखूं। ठीक, ये कल हमने शायद 2-3 बार स्टैंजा बोला था, बार बार। कल देर रात जब वीडियो बनाया था उसमें बोला भी था कि ये वाला इम्पोर्टेंट है। और ये किससे लिया गया है? ये आपका लिया गया है कौन सा? क्या लिखूं। कौन सा? जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। ठीक, ये वाला आपका किससे लिया गया है? ये आपका लिया गया है ये क्या लिखूं से। ठीक, ध्यान रखना, ये जो आपका खंड है वो लिया गया है क्या लिखूं। ठीक, तो इसके जो लेखक हैं क्या लिखूं के जो लेखक हैं वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है? पद्मलाल। इसके लेखक कौन हैं? इसके हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक, बख्शी ये इसके लेखक हैं। तो अब आप पहले ही देख लो, इन्होंने व्याख्या पूछी है कि संदर्भ तो कर लोगे कि इसका लेखक कौन है, इस पाठ का नाम क्या है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है आपका, मतलब इसकी व्याख्या किसने की है? तो आप लिख सकते हो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि संसार में जितने भी युवा व्यक्ति हैं, तरुण माने युवा, जितने भी युवा व्यक्ति हैं वो जीवन संग्राम से, जो जीवन संग्राम मतलब जीवन के संघर्षों से अभी दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही आनंददायी लगता है या बड़ा ही मन को हरने वाला लगता है। और जो व्यक्ति आज बूढ़े हो चुके हैं उनको बचपन की सारी यादें या युवावस्था की सारी ही यादें जो अतीत की निकल चुकी हैं, जो वो पास्ट में अपनी यादों को छोड़ आए हैं, उनको याद करके बड़ा ही अच्छा या सुखद अनुभव प्रतीत होता है। हो गया आपका। तो इसमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने सिर्फ ये कहा कि मैं किसके बारे में लिखूं, क्या मैं प्रेजेंट के बारे में लिखूं या फिर मैं पास्ट के बारे में लिखूं, क्या मैं
किसी विवाह व्यक्ति के बारे में लिखूं या फिर किसी वृद्ध के बारे में लिखूं, ठीक, मैं क्या लिखूं। देखो तीसरा क्या कह रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोण में अंतर बताइए। मतलब जो तरुण व्यक्ति होता है और जो कौन होता है, तरुण व्यक्ति होता है, वृद्ध व्यक्ति होता है, उसकी सोच में कितना अंतर होता है, दोनों के समझने का उनके नज़रिए में क्या अंतर होता है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हो कि तरुण व्यक्ति क्या करता है और वृद्ध व्यक्ति क्या करता है। यहाँ देखो जो तरुण व्यक्ति होते हैं वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं, वो भविष्य में मतलब जीवन के सुधारों की तरफ लगे हुए रहते हैं और उन्हें क्या होता है, उन्हें आगे आने वाली जो आपकी व्यवस्था के बाद आगे का जो जीवन आएगा वो बड़ा ही कैसा लगता है, मनोहर लगता है। लेकिन वृद्ध को अपनी जो बचपन की यादें हैं वो बड़ी ही मधुर लगती हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं, तरुण क्या करते हैं, भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। जो तरुण व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं। मतलब जो युवावस्था है, युवा लोग हैं वो कहते हैं कि आगे का हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। ठीक, वो वर्तमान में रखना चाहते हैं। लेकिन जो वृद्ध लोग हैं उस वर्तमान को वो किस में ले जाते हैं, पास्ट में या फिर भूतकाल में ले जाते हैं या अतीत में ले जाते हैं। ठीक, कह रहे दोनों के वर्तमान सदैव शुभ, दोनों का ही वर्तमान हमेशा दुखी रहता है। इसी के कारण वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। ठीक, यही इनका है कि दोनों के सोच में अंतर क्या है कि एक भविष्य की कल्पनाएं करता है, भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और दूसरा वर्तमान को किसमें, भूतकाल में ले जाना चाहता है। सिर्फ इतना ही अंतर है। नेक्स्ट देखो आपका क्या कह रहा है इधर, चलो हाँ दूसरे का खंड। अब ये है आपका काव्य खंड का। ठीक, ये किसका है, काव्य खंड का है। देखो ये काव्य खंड से लिया गया है, किस चैप्टर का है ये भी देख लेना। कह रहे हैं ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईस, इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। तो आपको पता होना चाहिए दूसरा खंड जो है काव्य का वो किससे लिया गया है। तो ये ऊधव वाला जो भी व्याख्या की गई थी वो सूरदास के द्वारा की गई है। तो ये सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। सूरदास के किससे लिया गया, पद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, सूरदास के किससे लिया गया, पद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका संदर्भ तो आप कर ही लोगे। तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गोपियाँ जो भी हैं वो उद्धव के बताए गए ब्रह्म की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं। ठीक, वो क्यों बताती हैं अपने आप को कि मैं आपके भगवान की आराधना नहीं कर सकती हूँ। वो इसलिए कहती हैं क्योंकि मन 10-20 नहीं होते हैं, मेरा एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब जब मेरे पास मन ही नहीं है तो फिर मैं आपके भगवान की आराधना कैसे करूं। ठीक, यही कहती हैं कि उनके पास 10-20 मन नहीं है, एक मन था जो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया है, उनके साथ चला गया है। इसीलिए मैं तुम्हारे किसकी, ईश्वर की आराधना नहीं कर सकती हूँ। ठीक, यानी मेरी इंद्रियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बिना मैं तो मरे के समान हो गई हूँ और मरा हुआ व्यक्ति कभी भी क्या नहीं कर सकता, आराधना नहीं कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने पर लाइन खींची हुई है सिर्फ उतने की ही व्याख्या करनी है। देखो क्या व्याख्या है, कह रहे हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। यहाँ गोपियाँ क्या कहती हैं, आप लिख सकते थे कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, या इस खंड में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम तो श्री कृष्ण के कौन हो, सखा हो, सकल योग के ईश, मतलब संसार में पूरी योग साधना के तुम तो भगवान हो। मतलब हे उद्धव तुम तो भगवान श्री कृष्ण के क्या हो, मित्र हो और तुम पूरी ही योग साधना के ईश्वर हो। तब भी तुम नहीं जानते हो कि सूर्य हमारे नंद नंदन बिन, हाँ मतलब सूरदास की गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमारे नंद नंदन, नंद बाबा के नंद के बिना, नंद बाबा के नंदलाल के बिना और कोई भी हमारा भगवान नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे आपके ईश्वर के सिवा आपका कोई दूसरा भगवान नहीं है, वैसे ही हमारे श्री कृष्ण के बिना हमारा दूसरा कोई भगवान नहीं है। ठीक, व्याख्या हो गई आपकी। और दो नंबर के हैं, 6 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर आपके पक्के थे अगर आपको समझ में आ जाता। अब देखो अथवा वाला किससे लिया गया है, एक और समझ लो। अथवा वाला है सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर वाला सी,
आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। ठीक, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। अब ये किसकी है? लड़ी वीर वाला सी। अगर किसी ने भी पढ़ा होगा तो यहीं से वो समझ लेगा कि ये किससे लिया गया है। ये झांसी की रानी से लिया गया है। किससे लिया गया है? झांसी की रानी। ये किससे लिया गया? झांसी की रानी से लिया गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? कोई बता सकता है? क्या ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया आपका किसका था? झांसी की रानी से था। देखो, अरे यार कुछ लिख रहे, कुछ लिख रहा हमसे। ये किससे लिया गया? ये लिया गया आपका झांसी की रानी। ठीक, झांसी की रानी से लिया गया है। और इसकी जो लेखिका हैं वो हैं आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, किससे लिया गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखा है। ठीक, तो आप संदर्भ तो वैसे ही कर लोगे कि इस पद्यांश की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है तथा इस पाठ का नाम क्या है? झांसी की रानी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब लाइन कहाँ से खींची है पहले यही देख लो। लाइन यहाँ से खींचिए, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने से। ठीक, तो आप लिख सकते हो कि सुभद्रा कुमारी कहती हैं कि जो वीर व्यक्ति होता है उसका मान बढ़ जाता है अगर वह रण में क्या हो जाता है? रण में बल चढ़ जाता है। रण में मतलब युद्ध के समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस वीर का और भी मान बढ़ जाता है। कह रहे मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। हाँ, कह रहे हैं कि सोने से भी ज़्यादा मूल्यवती क्या होती है? उसकी भस्म होती है। ठीक, इतना महंगा सोना नहीं होता जिससे ज़्यादा प्यारा क्या उसकी भस्म होती है। ठीक, उसका जो चूर्ण बचता है वह बहुत ही प्रिय होता है। वैसे ही हमें रानी से भी ज़्यादा आज ये समाधि प्यारी है। ठीक, व्याख्या हो गई। तीसरा है क्वेश्चन आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक, तो आपको यहाँ दो अलंकार देने हैं। यहाँ देखो ऑप्शन, यहाँ पर अलंकार आपके दो हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा सी आहुत के समान। ठीक, तो सी की वजह से यहाँ हो जाएगा आपका उपमा। पहला कौन सा हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। ठीक, उपमा हो जाएगा। क्या और कोई सा भी हो सकता है? यहाँ चढ़ी चिता च और चा मिल रहा है, दोनों में क्या है? च और चा मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ पर आपका अनुप्रास भी हो जाता है। वैसे यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। ठीक, पहले उपमा है और फिर आपका अनुप्रास है। तो दोनों ही अगर आपने लिखे हैं तो नंबर नहीं कटेंगे। एक भी लिखा होगा तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। देखो संस्कृत का खंड क्या कह रहा है, किस पाठ से लिया गया है। संस्कृत का जो खंड है वो है आपका, देखो, दुर्मुख द्वितीय काशाघात ताड़त चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयत इति वदते। ठीक, एवं स पंचदश कसाघात ताड़िता यदा चंद्रशेखर कारागात मुक्ति बहिर् आगच्छत तदैव सर्वे जना तब परितः वेष्टयन्ति वह वा बालक कह तस्य पादयोः पतन्ते तम माला मतलब अभिनंदयत च। अब देखो ये लिया किससे गया है? ये जो लिया गया है हमारा, ये है आपका चंद्रशेखर आज़ाद से, देशभक्त चंद्रशेखर। ठीक, देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, और इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? अनुवाद इसका है वो देख लो। इसका अनुवाद है कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दुर्मुख कौन जो जेलर होता है वो दुर्मुख से कहता है कि दुर्मुख द्वितीय का आघात मतलब द्वितीय कसाघात, दूसरे कोड़े का आघात करो, दूसरा कोड़ा मारो। ताड़ता है चंद्रशेखर, पिटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो ऐसा बोलते हैं। ठीक, और 15 कोड़ों के दंड के बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद कारागार से बाहर मुक्त होकर के बाहर आते हैं तो तभी सभी लोग तब माने उनको परितः वेश्यन में चारों तरफ से घेर लेते हैं और बहुत सारे बालक उनके पादे पतंत उनके पैरों में गिर जाते हैं तथा उन्हें मालाओं से उनका अभिवादन करते हैं। लिखा है तब माने उनको माला अभिनंदित माने मालाओं से उनका अभिवादन करते हैं या सम्मान करते हैं। ठीक, इसका देखो दूसरा वाला किससे लिया गया है? दूसरा वाला आपका है भारतीय संस्कृति। किससे लिया गया? भारतीय संस्कृति से ये पाठ लिया गया, मतलब ये खंड लिया गया है।
कह क्या रहे हैं, इसकी व्याख्या क्या है, सॉरी इसका अनुवाद क्या है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेशम मतावलंबना संगम स्थली, मतलब भारतीय संस्कृति तो सर्वेशम सभी मतों की, मतलब सभी धर्मों की या सभी मतों की विश्वासों को मानने वाली क्या है, संगम स्थली है। ठीक, क्या भारतीय संस्कृति। अगर काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता, काले काले मान समय समय पर अनेकों विचार भारतीय संस्कृति में समाहित किए गए हैं। ऐसा संस्कृति, ऐसा माने यह संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, यह संस्कृति जो सामाजिक मतलब आज की संस्कृति है, इससे माने इसके विकास में विविधा नाम माने अनेकों, जाति नाम माने जातियों का, संप्रदायों का विश्वास और विश्वास योगदान दृश्यते। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यह संस्कृति जो आज की संस्कृति है, इसके विकास में अनेकों जातियों ने, संप्रदायों ने बहुत ही योगदान दिया है, मतलब उनका योगदान आज दिखाई पड़ता है। अतएव इसीलिए हमारे भारतीयों का एक संस्कृति, एक च राष्ट्रीयता, इसीलिए हमारे भारतीयों की एक राष्ट्रीयता और एक ही संस्कृति है। ठीक, ये इसका आंसर हुआ कि हमारे भारतीयों की एक ही क्या है, संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये है आपका श्लोक। ठीक, श्लोक का क्या करना था, श्लोक पहला खंड पूछा गया, आपको एक करना था दोनों में से। तो पहला क्या था, पहला आपका लिया गया है वाराणसी से। किससे लिया गया है, वाराणसी से। ये कह क्या रहा है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम। तो आप लिख सकते थे कि जो प्रस्तुत श्लोक है वो आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के किससे, वाराणसी नामक पाठ से क्या है, अवतरित है या उद्धृत है। फिर आप इसका अनुवाद कर सकते थे और अनुवाद में लिख देते कि जिस देश के उत्तर में क्या है, जिस देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है तथा दक्षिण में जिसके क्या है, समुद्र है, मतलब समुद्र जिस देश के दक्षिण में समुद्र स्थित है तथा उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, तम भारतवर्ष, उस भारतवर्ष की एक भारत माता, मतलब उस भारत माता की, उस देश का नाम भारत है, उस भारत माता की हम कौन है, संतति हैं। ठीक, कह रहे वर्षवद मतलब वर्ष तद मन उस देश का नाम भारत है और उस भारत माता की हम संततिमान संतान हैं। ठीक, ये हो गया आपका। देखो ये वाला खंड कैसा है, ये आपका लिया गया है, जो आपके में एक चैप्टर दिया गया है जीवन सूत्राणी। ये किससे लिया गया है, मानव हित्व वाला, ये लिया गया है जीवन सूत्राणी। किससे है, जीवन सूत्राणी। ठीक, ये किससे लिया गया, ये जीवन सूत्राणी से लिया गया है। ठीक, जीवन सूत्राणी से लिया गया है। इसका अनुवाद क्या है, तो आप लिख सकते थे इसका संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कौन सा नाम था बताया था, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद करते तो कैसे लिख देते, मानव हित्वा प्रियो भवते। ठीक, तो कह रहे हैं कि मानव हित्वा, हाँ, मान माने सम्मान या अभिमान, मतलब घमंड को हित्वा माने त्याग कर, घमंड को त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। ठीक, अभिमान को त्याग करके मनुष्य क्या हो जाता, प्रिय होता है। और क्रोधम हित्वा न सोचियत, और क्रोध को त्याग कर नहीं सोचता, मतलब हमको क्रोध को सोचकर त्याग नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अपने क्रोध को त्याग करके सोचना नहीं चाहिए। और क्या होता है, अभिमान त्याग करके व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है और क्या, क्रोध को त्याग करके सोच नहीं करता है। कामम हित्वार्थवान भवते, मतलब जो काम है वह क्या करता है, मतलब धनवान होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी कामना होती, कामनाएं, ठीक, कामनाओं को अगर कोई व्यक्ति हित्वार्थवान त्याग देता है, कामनाओं को त्याग करके व्यक्ति कैसा, अर्थवान धनी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग देता, फालतू की इच्छाओं को, लालच को त्याग देता है, तो वह धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी हुए, और लोभ को त्याग करके वह सुखी हो जाता है। आशा करते हैं कि इसका अनुवाद आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये आपका है कौन सा, जो आपका खंड काव्य है। हमने कल ही आपको इस खंड काव्य का वो बताया था कि कैसा सर्ग कौन सा कहाँ लिखना है। तो बलिदान सर्ग आपको पता होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि तीसरा सर्ग है, बलिदान सर्ग है।
और इसका पहला वाला ये था, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का आपको क्या लिखना था, चरित्र चित्रण लिखना था। तो ये भी कठिन नहीं था, ये भी इजी ही है। देखो आगे ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं आगे के क्या है। हाँ, इसमें आपको जीवन परिचय देना था, किसका, 4 लोगों का दिया था। जयशंकर प्रसाद का लिख दो, चाहे भगत उपाध्याय का लिख दो, रामधारी सिंह दिनकर का लिख दो, जयप्रकाश भारती का लिख दो। तो सभी बच्चों को हमने पता नहीं कितनी बार जयशंकर प्रसाद का याद कराया था कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। हमने आपसे कह भी दिया था कि रामधारी सिंह दिनकर का भी याद रखना। नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम तो हो गया जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय से ही। नेक्स्ट इसमें देखो तुलसीदास का याद होगा सभी बच्चों को। हमने सुमित्रा नंदन का भी बार बार कहा था, उस दिन सर ने बिहारी लाल के बारे में भी पूछा था। तो ये तो सभी आपके याद किए हुए ही हैं, तो आपको परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका देखो, हाँ ये है, देखो ये कहा एक श्लोक याद करना था जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो प्रश्न पत्र में 2 श्लोक आए हैं, इन दोनों के अलावा आपने जो भी सर्वे भवन्तु सुखिनः या जो भी याद किया होगा उससे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आपको लिखना था पत्र। आपके विद्यालय में खेल की सुविधाएं बहुत कम हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। इससे संबंधित भी हमने आपको बताया था कि मतलब आपके स्कूल में ग्राउंड मतलब खेल के लिए कोई मैदान नहीं है या खेल का सामान नहीं है, तो उसके लिए आप कैसे पत्र लिखना है, बना के लिख ही दोगे। अगर ना लिख पाओ तो आप ये वाला भी लिख सकते थे, आपके जन्म पर दादी जी ने एक पुस्तक उपहार में दी है, ये दादाजी को धन्यवाद या भेजी है। तो ये ना कर पाओ तो ऊपर वाला सबसे सरल था, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, दान कस्य मित्रम भवते। ठीक, तो दानम, ये वाला एक क्वेश्चन ऐसा था जो हमने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन 3 नीचे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको कल रात को ही हमने डिस्कस किए थे। तीनों ही बोर्ड पर लिखे थे कि केन विद्या केन वर्धते। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या अभ्यासेन वर्धते। क्या हो जाएगा, अभ्यासेन। विद्या किससे बढ़ती है, अभ्यास के द्वारा बढ़ती है। ठीक, विद्या अभ्यासेन वर्धते। दूसरा कौन सा है, कुत्र मरणम मंगलम भवत, कहाँ मरना मंगलकारी होता है। तो ये तो हमने पूरा श्लोक ही समझाया था और इसका क्वेश्चन भी कल हमने कराया था कि कहाँ मरना मंगलकारी होता है। तो क्या हो जाए, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी या काशी लिख सकते हो। ठीक, काशी में मरना मंगलकारी होता है या वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है। आपका जो चौथा है वो है चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत। ये भी रात को हमने बोर्ड पर लिखवाया था, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बतलाया था। ठीक, तो इन्होंने अपने पिता का नाम क्या बताया था, स्वतंत्र बताया था। अगर किसी बच्चे ने यहाँ स्वाधीन लिखा होगा तब भी सही है। ठीक, अगर आपने स्वाधीन लिखा है तब भी सही है। हिंदी में जब पाठ आता है तो स्वाधीन लिखते हैं, संस्कृत में आता है तो स्वतंत्र लिखते हैं, बात एक ही है। ठीक, अब देखो निबंध सबसे सरल टॉपिक था आपको, निबंध सबसे सरल। हमें लगता है कि बच्चे ने पढ़ा होगा तो कर लिया होगा किसी भी बच्चे ने। मैंने आपको ये बताया था मेरा प्रिय साहित्यकार अगर आ जाए तो आपको किसी भी एक लेखक को जो आपने जीवन परिचय तैयार किया है उसी को एक आध हेडिंग डाल के मतलब डिस्क्राइब करके लिख दो, उसे फैला करके थोड़ा सा विस्तार दे दो, लिख दो, तो आप इसे कर सकते थे आराम से। वृक्ष वाला आपको नहीं पता था कोई बात नहीं, राष्ट्रीय एकता नहीं पता था कोई बात नहीं, बेरोजगारी का हमने एक दिन बैठा के आपको समझाया भी था, उसकी हेडिंग्स भी लिखवाई थी कि बेरोजगारी के कारण, समस्या और समाधान क्या है, क्या समाधान हो सकता है और क्या उसकी समस्याएं होती हैं। और हमने आपको विज्ञान वरदान और अभिशाप ये भी तैयार कराया था, विज्ञान वाला कराया था। यहाँ मोबाइल फ़ोन का पूछा गया, तो मोबाइल फ़ोन और विज्ञान में बहुत अधिक अंतर नहीं है। अगर आप चाहते तो बना के लिख सकते थे। सर ने भी आपको ये मोबाइल फ़ोन वाला जो इंग्लिश में आपने वो लिखा होगा, आर्टिकल लिखा होगा, तो उससे भी आप इसे लिख सकते थे समझ के बना करके। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जितने भी बच्चों ने पेपर दिया होगा सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। आपने जो ये वाला खंड अभी देखा था ना, खंड हमने बताया था जो तरुण वाला, ये किसका है, क्या लिखूं से लिया गया है। ठीक, ये क्या लिखूं से है। मेरे मतलब मैं बोल कुछ और रही थी और भारतीय संस्कृत निकल रहा था चैप्टर दिमाग से, लेकिन ये जो तरुण वाला था कल ही मैंने आपको कम से कम ये 3-4 बार खंड पूछा गया था कि ये तरुण वाला जो पाठ है, ठीक, जो तरुण वाला पाठ है ये क्या है, मतलब किससे लिया गया, ये आपका लिया गया है क्या लिखूं से। किससे लिया गया है, क्या लिखूं, कहाँ से लिया गया है, क्या लिखूं। ठीक है, चलो आशा करते हैं पेपर अच्छा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।